वेलकम बैक टू आशुतोष क्लासेस। आपका फिर एक बार केमिस्ट्री के एक चैप्टर 4 9th का है, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना क्या होती है। परमाणु की संरचना जानने से पहले आपको आवेश के बारे में पता होना चाहिए कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है, जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए कि जब आप किसी स्केल्स को बाल में ऐसे रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो क्या होता है कि वो स्केल जो होता है कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। इसका मतलब इस स्केल में और उस कागज के टुकड़ों में दोनों में कोई ना कोई आवेश है, यानी चार्ज है, जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और आकर्षित तभी करते हैं, अट्रैक्टिव तभी करते हैं जब दोनों में आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा, अपोजिट चार्ज होंगे। जैसे अब आते हैं, आवेश क्या हो गया, आवेश किसे कहते हैं। आवेश, ठीक समझ में आया। कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े पे रगड़िए और छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए, इससे कंघी के सूखे बालों पे रगड़िए। ये सभी एग्जाम्पल हैं चार्ज के। आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक आपका निगेटिव चार्ज होता है। यानी एक धन आवेश होता है, एक आपका ऋण आवेश होता है। सजातीय आवेशों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है। सजातीय आवेशों के बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण लगता है, ठीक, प्रतिकर्षण बल, ठीक। आवेश दो प्रकार के यानी चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी धन आवेश और ऋण आवेश से हम सजातीय आवेश और विजातीय आवेश के नाम से भी जानते हैं। सजातीय आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों के बीच क्या लगता है, विजातीय आवेशों के बीच हमेशा क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो आकर्षण का मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचना और प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को पुश करना, धक्का देना, यानी एक दूसरे से दूर जाना। ये हो गया चार्ज के बारे में। अब यहाँ पर परमाणु की संरचना के बारे में भी आपको बता देते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि ये परमाणु का नाभिक है और परमाणु के नाभिक में जो होता है ये प्रोटॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन कैसा होता है, धन आवेशित कणों से मिलकर बना होता है प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है वो जीरो यानी उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही प्लस ना ही माइनस। तो इसी परमाणु के नाभिक के आधार पर सभी लोगों ने अपने परमाणु की संरचना के बारे में एक्सप्लेनेशन किया, व्याख्या किया। सब लोगों ने अपना अपना मत दिया, चाहे वो टॉमसन हो चाहे रदरफोर्ड हो, ठीक। सब लोगों ने अपना अपना दिया कि कैसे क्या होता है। तो हम परमाणु का नाभिक का आकार जो होता है ऐसे मान लिया गया गोल की, और इसके बीच में नाभिक का केंद्र जो होता है वो धनावेशित होता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन किन कणों से मिलकर बना है, किस एटम से मिलकर बना है, तो धनावेशित कणों से मिलकर बना है। प्रोटॉन का चार्ज अगर पूछा जाता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का पूछेगा तो माइनस लगा देना है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो उदासीन होता है। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना के बारे में जो हमें मत प्राप्त हुआ, किसका प्राप्त हुआ, टॉमसन का। टॉमसन ने बताया कि परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया। या एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्रिसमस केक का एग्जाम्पल ले सकते हैं या तरबूज मॉडल ले सकते हैं, ठीक। इन्होंने दोनों से बता दिया कि किस तरह से होता है। ये इन्होंने एक बताया कि टॉमसन का परमाणु मॉडल लिया गया, समझिए एक तरह से तरबूज का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक। टॉमसन का परमाणु मॉडल है। तरबूज मॉडल में इन्होंने क्या बताया कि टॉमसन का इसे तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है कि परमाणु में धन आवेश जो होते हैं तरबूज के खाने वाले, ठीक, खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा होता है, खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा होता है कौन, धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धन आवेशित गोले में तरबूज की बीज की तरह फंसा रहता है। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक, चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमारा ये एक तरबूज है और ये जो है ये खाने वाला भाग हो गया पूरा, ठीक, ये हमारा खाने वाला भाग हो गया। और इसी में जो बीज होते हैं आपके, चलिए ब्लैक है तो कैसे दिखाएं, यहाँ पर ऐसे बीज फंसे रहते हैं, ठीक। तो ये जो होगा ये इलेक्ट्रॉन का काम करता है और गूदा जो होता है इसका वो किसका, प्रोटॉन का काम करता है, इस तरह से। तो यही चीज इसमें बताया गया है कि क्या होता है। तो इन्होंने बताया कि लाल भाग की तरह जो बिखरा रहता है वो हमारा क्या होता है, प्रोटॉन। लाल भाग का मतलब ये हुआ कि जो तरबूज का जो गूदा होता है जिसको आप खाते हैं,
रेड वाला पार्ट, ठीक, वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो उसका सीड्स होता है, बीज होता है, ठीक, जो उसका बीज होता है वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो बीज वाला पार्ट दिखाया गया है, खाने वाला ये जो भाग दिखाया गया है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव मान लिया गया। जो इसके सीड्स हैं, बीज हैं, उसे क्या मान लिया गया, इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरह से बीज जो है गूदे में फंसा रहता है, क्यों, उसी तरह से बताया गया है कि इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी एक बंध द्वारा बंधे रहते हैं, एक बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। तो तरबूज मॉडल के आधार पर, यानी वाटरमेलन के आधार पर ही इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, इसलिए इन्हें तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ब्रिटिश भौतिक शास्त्री जे टॉमसन, इनका पूरा नाम था जे टॉमसन। पूरा नाम क्या था इनका, जे टॉमसन, जे टॉमसन, ठीक, इनका पूरा नाम था। ये एक भौतिक शास्त्री थे, यानी फिजिक्स के साइंटिस्ट थे ये। और इन्होंने 18 दिसंबर 1856 में, यानी 18 दिसंबर 1856 में मैनचेस्टर के किचम हिल क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इनको भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला। यानी जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था टॉमसन ने, इन्हीं के आधार पर उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नोबेल पुरस्कार कब मिला था इन्हें, 1906 में, यानी 1906 ईस्वी में जे टॉमसन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके लिए किया गया, इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए किया गया। 35 वर्ष तक वो कैम्ब्रिज में कैवेंडिश प्रयोगशाला के निदेशक भी थे, और उनके शोध के साथ सहयोगियों को भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार मिला। यानी जो अपनी टीम के साथ जो वर्क करना होता है, टीम के साथ इन्होंने वर्क किया टॉमसन ने। तो इनके साथ 7 सदस्यों की टीम थी, यानी 7 मेंबर्स थे। तो उन 7 मेंबर्स को भी बाद में आगे चलकर उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टॉमसन के मॉडल के परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो हो गई, लेकिन दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किया गया प्रयोगों के परिणाम को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं गया। यानी दूसरे जब साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड आए, उन्होंने क्या किया, इस तरबूज मॉडल को उन्होंने गलत कर दिया कि ये तो बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप तरबूज खा रहे हैं, वाटरमेलन अगर आप खा रहे हैं, ये गूदे में ऐसे बीज फंसा हुआ है, ठीक, फंसा हुआ है, तो जब आप ये गूदा निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक, तो इन्होंने कहा कि ये गूदा वाला पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है। तो आप जब इसे निकालेंगे तो कभी ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टच करेंगे। जब ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, यानी पानी जब बनेगा, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, टच करेंगे। और जब टच करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव से मिल जाएगा, निगेटिव निगेटिव से मिल जाएगा। तो जब दोनों मिल जाएंगे तो आपस में क्या होंगे, सजातीय आवेश बन जाएंगे। और सजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब दोनों एक अलग अलग हैं तो क्या है, वो आकर्षित कर रहे हैं, विजातीय आवेश कर रहे हैं। इस तरह से ये इसके परमाणु मॉडल को नहीं समझा पाए। तो फिर क्या हुआ, रदरफोर्ड आ गए। कौन आ गया, रदरफोर्ड आ गए। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल क्या दिया। रदरफोर्ड का जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था और उनकी डेथ जो है 1937 में, यानी 1937 में हुआ था। और 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रोव में हुआ था इनका जन्म। और नाभिकीय भौतिकी के जनक माना जाता है इन्हें, यानी फिजिक्स के जन्मदाता इन्हें माना जाता है। और रेडियो धर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पतली पन्नी पर, यानी जो गोल्ड होता है उसके सबसे कम लेयर वाली पन्नी पर इन्होंने नाभिक की खोज की और बहुत बड़े प्रसिद्ध हो गए। और इन्हें भी नोबेल पुरस्कार से 1908 में सम्मानित किया गया। और टॉमसन को 1906 में सम्मानित किया गया था। और इनको कब सम्मानित किया गया, 1908 में, यानी 202 वर्ष के अंतराल में ही दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब रदरफोर्ड की अगर हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने किस तरह से, रदरफोर्ड जो है ये किस तरह से अपना परमाणु मॉडल दिए। रदरफोर्ड क्या किए, इन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा किरणों की बौछार कराई। कह रहा है कि रदरफोर्ड ने यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर जो है कैसे व्यवस्थित है। सबकी इच्छा होती है, जब कोई नया चीज होता है सब लोग जानना चाहते हैं ये कैसे हो रहा है, इसके तह तक जानना चाहते हैं, डीपली उसका स्टडी करना चाहते हैं। तो रदरफोर्ड ने भी वही किया। उनकी जानने की इच्छा हुई कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर जो है कैसे रुका हुआ है, कैसे व्यवस्थित है यहाँ पर। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, एक सोने की क्या की पतली पन्नी ली, सोने की पन्नी ली। इसलिए चुनी क्योंकि वह बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी।
वो इतना पतला लेयर चाहते थे जिससे क्या हो कि उससे 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी, यानी 1000 लेयर रखा जाए तब जाकर उतनी पतली पन्नी बनेगी। तो अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण, अल्फा का जो देखिए वो हीलियम परमाणु को ही माना गया 2He4, इसी को हम अल्फा कण के नाम से भी जानते हैं। और हीलियम, अल्फा कण जो होता है इसका द्रव्यमान जो होता है हीलियम परमाणु से 2 गुना होता है। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, ये धनावेशित होते हैं। इनका द्रव्यमान जो होता है 4U, इनका द्रव्यमान जो होता है 4U होता है, मास इसका मास वेट जो होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे हैं, इन्हें अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, क्योंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी होते हैं। यानी ये अल्फा कण जो होते हैं ये प्रोटॉन से क्या होते हैं, भारी होते हैं। अल्फा कण प्रोटॉन से भारी होते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की। यानी एक से ज्यादा विक्षेपण का मतलब होता है अपने मार्ग से भटकना। तो यहां पर देखिए ये जो दिखाया गया है सर्कल की तरह, ये सोने की पतली पन्नियां हैं और यहां से अल्फा कण को दिखाया गया। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारा ये एक का एग्जांपल हम लेके चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल है, ये मान लीजिए सोने की पतली पन्नी है। तो जब यहाँ से अल्फा रेज ऐसे निकला, अल्फा रेज ऐसे निकल रहा है अल्फा कण, तो देखा इन्होंने कि कुछ अल्फा कण तो ऐसे सीधे ही चले जा रहे हैं। ठीक, और कुछ अल्फा कण क्या होते हैं कि यहीं से ऐसे मुड़ जा रहे हैं, कुछ अल्फा कण ऐसे ही फोल्ड हो जा रहे थे, कुछ अल्फा कण सीधे चले जा रहे हैं, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री पर मुड़ जा रहे हैं। तो बहुत ऐसे अल्फा कण थे जैसे कुछ ऐसे निकल गए इस तरह से। तो इन्होंने क्या किया कि अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। किस तरह का प्रयोग किया, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, जिसका परिणाम आपको यहाँ पर फिगर में दिखा दिया गया है कि तेज गति से अगर चल रहा है, उनकी स्पीड अगर हाई है, तेज गति से चल रहे हैं, तो अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं। यानी जिनकी स्पीड अगर बहुत ज्यादा है तो क्या करेंगे, वो सीधे निकलते चले जाते हैं। जैसे आप बाइक चलाते हैं, बहुत स्पीड से है, तो अगर आगे कुछ आ गया तो अपने आप को रोक नहीं पाते, क्या होता है वो सीधे ही चले जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया कि कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो सोने की पतली पन्नी से होकर निकलते हैं तो क्या होते हैं, सीधे चले जाते हैं। लेकिन कुछ अल्फा कण ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे से कोण पर विक्षेपित होते हैं। छोटे से कोण का मतलब ये कि न्यून एक्यूट एंगल पर क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। जैसे ये देखिए यहां से अल्फा कण ऐसे गया, ये छोटा सा न्यून कोण बना लिया और यहाँ पर विक्षेपित हो गया, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये निकाला गया, आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आता है। यानी अगर 12,000 कण जाता है तो उसमें से एक कण ऐसा होगा जो ऐसे वापस रिटर्न आ जाता है। केवल 12,000 कणों में से केवल एक कण ऐसा होता है जो अपने मार्ग से वापस चला आ जाता है। और कुछ कण ऐसे हो जाते हैं जो एक्यूट एंगल पर फोल्ड हो जाते हैं, कुछ कण ऐसे होते हैं जो सीधे निकल जाते हैं। ये 3 तरह की ये घटनाएं इनको मिला। इसका परिणाम क्या हुआ, यही परिणाम इस प्रकार अविश्वसनीय था, यानी इन्होंने सोचा, विश्वास करने लायक नहीं था कि जब हमारा सोने की पन्नी वही है और अल्फा कण भी वही है, तो ये 3 तरह के कंडीशन क्यों आ रहे हैं, 3 तरह की कंडीशन क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ अल्फा कण सीधे जा रहे हैं, कुछ न्यून कोण पे मुड़ जा रहे हैं, कुछ अपने मार्ग से वापस आ जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इन्हें विश्वास नहीं हुआ। तो जब विश्वास नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया, एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं। 15 इंच के तोप का गोला लेकर टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। एक रिसर्च और इन्होंने कर लिया, सोने की पन्नी के जब ऐसा रिटर्न देखा तो उन्होंने क्या किया, एक तोप ले लिया, ठीक, तोप बना दिया, ऐसे एक तोप ले लिया और इस पे क्या किया, इसमें आपका 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और यहाँ पर एक टिश्यू पेपर रख गए। इस पर जब ऐसे मारा गया गोला तो देखते हैं कि ये वापस आ जाता है। क्या हुआ, वापस आ जाता है और उन्हीं को चोट लग जाता है। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप की, यानी बड़ा से ग्राउंड में गए, बड़े से ग्राउंड में इन्होंने प्रैक्टिकल किया। कैसे प्रैक्टिकल किया कि इस दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहा। जैसे ये हमारे सामने ये बोर्ड ही एग्जांपल है और इसमें हम कहें कितने डिस्टेंस पर ऐसे पत्थर मारे हैं, ठीक, पत्थर मारे तो क्या होगा, वो पत्थर हमारे पास रिटर्न आता है। दीवार पे अगर आप पत्थर मारते हैं तो क्या होता है, बैक आता है, क्योंकि जितनी स्पीड से वो जाता है, न्यूटन लॉ भी पढ़े होंगे आप कि जितना आप एक्शन एंड रिएक्शन पढ़े होंगे, क्रिया प्रक्रिया का नियम,
जितनी स्पीड से आप उसको मारते हैं उतनी स्पीड से वो भी फोर्स देता है। तो अगर हम ईंटा इस पे चलाएंगे या कोई पत्थर का टुकड़ा चलाते हैं तो उतने ही फोर्स से वो क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, यानी वापस आ जाता है। तो आपको आवाज भी सुनाई देगा, टकराने के बाद वह एक आवाज सुनेंगे। अगर वह इसे 10 बार दोहराएं तो 10 बार आवाज सुनाई देगा, लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरे हुए चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएगा। क्यों? क्योंकि आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इस तर्क का निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने कि अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है, इसीलिए सोने की पतली पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। जो पहला रूल्स निकला कि कुछ कण सीधे निकल जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो खोखला गोला है ये बहुत खाली है, खोखला है, ठीक, हॉल है इसके अंदर बहुत ज्यादा, जिसको हम व्याख्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। भाई जगह ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक जाओगे, कम होगा तो टकरा कर वहीं से वापस हो जाओगे, ठीक। तो इस तरह से इन्होंने पहला रीजन दे दिया। दूसरा रीजन क्या था, बहुत कम अल्फा कण जो होते हैं अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है, यानी यहां से जब ये अल्फा कण निकला अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया, यानी अपना रास्ता भूल गया, दूसरी तरफ ऐसे निकल गया, इसका रिजल्ट क्या आया कि परमाणु के अंदर जो धन आवेशित कण है वो बहुत ही कम है, धन आवेशित यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत कम है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित होते हैं। 180 डिग्री का विक्षेपित होने का मतलब ये हुआ कि सीधे ना जाकर न्यून कोण पर, यानी ये न्यून कोण पर जो होते हैं ये विक्षेपित हो जाते, बहुत ऐसे कम अल्फा कण होते हैं, ठीक। इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम आयतन में सीमित है, यानी ये जो एरिया है इसका वॉल्यूम जो होगा वो बहुत मिनिमम एरिया में है। तो परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है, ठीक। नाभिक की त्रिज्या जो होती है, नाभिक की त्रिज्या जो होती है, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या, ठीक, परमाणु की त्रिज्या से कितना होता है, परमाणु की त्रिज्या से कितना होता है, 10⁵ गुना छोटी होती है, 10⁵ गुना छोटी होती है। क्लियर हुआ? 10⁵ गुना छोटी होती है, यानी नाभिक का जो रेडियस होता है वो एटम्स के रेडियस से कितना होता है, 10⁵ गुना क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, इसका प्रयोग जब निकल गया तो परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है। रिजल्ट क्या मिला, इससे क्या लक्षण आए, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी। अब यहाँ पर रदरफोर्ड ने उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेनेशन किया कि परमाणु का जो केंद्र है वो धनावेशित होता है, यानी परमाणु का ये जो नाभिक है, एक सेंटर है, ये पॉजिटिव होता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है, यानी एक एटम्स का जो होता है टोटल मास जो होता है इसी नाभिक में ही होता है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक मार्ग में चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये प्रोटॉन यहाँ पर हो गया, इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। नाभिक का मतलब ये हुआ कि ये सेंटर, इसका आकार जो होता है परमाणु के आकार का काफी कम होता है या छोटा होता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल में भी कमियां पाई गई। क्या पाई गई? कमियां पाई गई। क्या क्या कमियां निकली इसमें? परमाणु के नाभिक में कमियां क्या हुई कि अगर वर्तुकलाकार भाग में चक्रण करते हुए कोई इलेक्ट्रॉन अस्थायी हो पाना संभव नहीं होता है। जैसे अगर वो चक्कर लगाता है, वर्तुकलाकार पार्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, जैसे जलेबी बनता है वैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन चलता है इसके चारों तरफ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनका कहना यही था कि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित तभी होगा, त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होता है। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकिरित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु क्या है, स्थायी है। यानी एटम क्या होता है, वो एकदम फिक्स है, स्थायी है, एक जगह स्थिर है। लेकिन अगर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया कि अगर यहाँ पर ये प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रहा है,
तो एक दिन ऐसा होगा कि ये चक्कर लगाते 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 आकर इस प्रोटॉन से क्या होगा, टकरा जाएगा, और जब टकरा जाएगा तो इसमें क्या होगा, विस्फोट होगा और परमाणु का नाभिक वहीं से समाप्त हो जाएगा। जबकि परमाणु का नाभिक क्या है, स्थिर है, अस्थायी है, तो ये अस्थायी हो गया, इसलिए इसके परमाणु में ये कमियां पाई गई। इसके बाद आए बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल क्या था, ठीक, रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी आपत्तियों को, यानी जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां निकाली गई उसको नील्स बोर्स ने अपने सिद्धांत के आधार पर समझाया। परमाणु की संरचना दी कैसे, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। अब इन्होंने इसी घुमावदार जो ये बना था इसको इन्होंने चेंज कर दिया। ये जैसे मान लीजिए अब ये आपका प्रोटॉन है, ठीक, अब ये एक निश्चित कक्षा में ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा बस, ठीक, फिर दूसरे वाले में ऐसे चक्कर लगाएगा, फिर तीसरा वाला ऐसे चक्कर लगाएगा, ऐसे चौथा वाला चक्कर लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो हैं एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगा सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस विविध कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। जब हम एक फिक्स कर देंगे कि आपको 2 सेंटीमीटर के रेडियस पे ही आपको राउंड लगाना है, तो ना आप उधर जाएंगे ना ही इधर जाएंगे और ना ही ज्यादा एनर्जी आपका इधर उधर फैलेगा, ठीक। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला बोहर-बरी के अनुसार कि आप इलेक्ट्रॉन जो हैं एक निश्चित कक्षा में घूमेंगे, ठीक। हमने फिक्स कर दिया कि आपको 2 सेंटीमीटर वाले में, आपको 3 वाले में, आपको 4 सेंटीमीटर के रेडियस पे ही राउंड लगाना है, ना ही इससे कम होना है ना ही इससे ज्यादा होना है। जैसे ये देखिए, ये आपका परमाणु का नाभिक हो गया। पहले वाले कक्षक का इन्होंने नाम रख दिया, जैसे इसका नाम K रख दिया, फिर L रख दिया, फिर M रख दिया, फिर N रख दिया। इस तरह से K L M N के नाम से जाना गया। K वाले में कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक, यानी एक दूसरे में 2 कक्षक ऑर्बिटल नाम दे दिया, 1 2 3 4, ऐसे पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल। इसे हम K L M N के नाम से भी जानते हैं। तो ये कक्षाएं जो होती हैं यानी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो K L M N या संख्या 1 2 3 4 के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। इसके बाद आते हैं न्यूट्रॉन, कंफर्म हो गया, ठीक। अब आते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। पूरा नाम जे चैडविक था, 1932 में इन्होंने खोजा था। और अनावेशित और द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी न्यूट्रॉन जो होता है द्रव्यमान लगभग उसके बराबर ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है, बस चार्ज में अंतर होता है। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं, जैसे प्रोटॉन को हम P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को E से, न्यूट्रॉन को N से। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने की। किसने की, चैडविक ने की, ठीक। और जब इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है और इस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, इसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होता है, यानी न्यूट्रॉन जो होता है सभी परमाणु के नाभिक में पाया जाता है लेकिन हाइड्रोजन वाले में नहीं होता है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी हमारे एटम्स हैं सब में आपका न्यूट्रॉन जो है वो पाया जाता है, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग को द्रव्यमान नाभिक कहा जाता है। द्रव्यमान नाभिक का मतलब ये हुआ, द्रव्यमान नाभिक ये किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जैसे हमने कहा ना कि यहाँ प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाभिक के द्रव्यमानों को जब जोड़ लिया जाता है तो द्रव्यमान नाभिक के बराबर हो जाता है, ठीक। जैसे देखिए, जिस लिथियम की बात किया गया, बेरियम, बोरान, कार्बन, इस तरह से सबको दिखा दिया गया, ठीक, कि किसमें कितना चलेगा। तो बोहर-बरी ने एक बताया कि पहले वाले में जाएंगे तो पहले वाले में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक। ऐसे ही दूसरे वाले में जाएंगे तो आपका बढ़ता चला जाएगा, किसके अनुसार बढ़ा जाता है, 2n² नियम के अनुसार। पहले ऑर्बिटल में गए तो 1 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, दूसरे ऑर्बिटल में गए 2 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा, तीसरे ऑर्बिटल में जाएंगे स्क्वायर करेंगे 18 हो जाएगा, चौथे ऑर्बिटल में जाएंगे 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया गया। यहाँ कुछ एलिमेंट्स के नाम दिखाएं, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके बाद हम कोष में इलेक्ट्रॉन 1 होता है इसलिए 1 दिखाया गया।
हीलियम का 2 होता है, 2 दिखाया गया। लिथियम का 3 होता है, बेरियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है, ठीक। कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियान का 10 होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को दिखाया गया किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया गया है। तो इस तरह से आपको कंफर्म हुआ कि किस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8। सबसे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8। यानी लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नंबर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं ले सकता है जब तक कि उससे पहले वाले या भीतर के कोष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते हैं, ठीक। पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था दिखाया गया है। कहने का मतलब 2, 8, 18, 32 ये भरने का हमारा रूल्स होता है। इलेक्ट्रॉनों किसी तरह से भरा जाता है, लेकिन हम इसको 18 तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक ये पूरा 8 नहीं हो जाता है। ये नहीं कि अब इसको हम 6 कर दें और इसको 18 भर दें, ऐसा नहीं करना है। पीछे के ऑर्बिटल जब तक फुल फिल नहीं हो जाते हैं, यानी पीछे के कक्षक जब तक पूर्ण भर नहीं जाते हैं, तब तक आप आगे के कक्षक को इलेक्ट्रॉनों से भर नहीं सकते हैं। यही चीज इसमें ध्यान देना है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करना है आपको? बैलेंसी की बात करते हैं। बैलेंसी इससे पहले वाले भी टॉपिक पर आपको बताए हैं कि बैलेंसी क्या होता है। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी एलिमेंट्स का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो उसके बाह्यतम कोष में यानी लास्ट वाले ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी बैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। लेकिन इसके लिए रूल्स भी बताए थे हमने कि जैसे n-8 और 8-n बताए थे। तो 8-n वाला जो होता है ये बैलेंसी होता है। 8-n वाला क्या होता है? बैलेंसी होता है। जैसे हम मान लीजिए हमने बताया कि नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो 2,5 लिखें। तो ये कह रहा है कि लास्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब 5 आ जाएगा, तो जब 5 आ जाएगा तो आपको 8 में से इसको घटा देना है। तो कितना आ गया? 3। इसकी बैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। बैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। यानी बैलेंसी का मतलब संयोजकता। संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे ऑक्सीजन का अगर लेते हैं 8 होता है, तो 2,6 लिखेंगे। तो लास्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन आया? 6 आया। इसको 8 में से 6 को हटा देंगे, कितना बचेगा? 2। इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो गई। यानी इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 6। ऐसे आप कार्बन का निकाल सकते हैं। कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। तो इसको लिखेंगे 2,4 लिखेंगे। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अगर 4 आया है तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 ही रहती है। इस तरह से हम संयोजकता भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल सकते हैं। पिछले चैप्टर में आपको ये बताया ही गया है, ठीक। समझ में आ गया? बैलेंसी समझ में आया? समझ में आ गया बैलेंसी? चलिए आगे बढ़े। तो बैलेंसी क्लियर हो गया कि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वही हमारी बैलेंसी कहलाती है, ठीक। देखिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, तत्वों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद उनका प्रतीक है। परमाणु संख्या क्या होती है, जिसको हम परमाणु क्रमांक के नाम से जानते हैं। प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या सब दिया गया है यहाँ पर। चलिए इसको थोड़ा हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण भी दिया गया है कि कैसे इलेक्ट्रॉनों का इसका वितरण होता है, इसकी बैलेंसी कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसी, सब इसी से आप पता कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का सिंबल E, H हो गया, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be हो गया, ठीक। बोरान का B हो गया, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N। ऐसे आप याद कर लेना। परमाणु संख्या हाइड्रोजन पहले में रखा गया, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरियम का आपका 4 होता है, बोरान का 5 होता है, ठीक। इस तरह से इसके न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है तो न्यूट्रॉनों की संख्या। हाँ, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है। जैसे लिथियम का एग्जांपल ले लेते हैं। लिथियम का 3 होता है, तो लिथियम का जब 3 होता है लिथियम का 3, अब हम कैसे जानेंगे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा होता है, ठीक, इसी को हम प्रोटॉन भी कहते हैं, इसी को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्लियर है? अगर हमसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। परमाणु क्रमांक कितने हैं? 3। प्रोटॉन कितने हैं? 3। जब न्यूट्रॉन पूछेगा तो यहीं पर आपको दिक्कत होगा। इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 6। तो 6 में से इस 3 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 3। इस तरह से हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की भी काउंटिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक। समझ में आया? आज के लिए बस इतना ही टॉपिक।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ठीक, आगे फिर इसी टॉपिक पे आपसे मिलेंगे।